तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं द पेनिनसुलर प्लेटू को। तो पेनिनसुलर प्लेटू को सबसे पहले देख लेते हैं कि मैप पे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ा था, जो कि हमने देखा था कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न बाउंड्री है इंडिया का। फिर हमने पढ़ा द नॉर्दर्न प्लेन्स को, जिसमें हमने इंडस, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का बेसिन है उसे मेनली ये कवर करता था। ठीक है, तो अब उसके और साउथ आप जाएंगे तो ये जो येलो पोर्शन आप देख रहे हैं ये होता है द पेनिनसुलर प्लेटू। आप देख सकते हैं ये मेजर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया को कवर करता है। ठीक है, तो प्लेटू क्या होता है इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी को। उसमें हमने देखा था कि प्लेटू कैसे फॉर्म होते हैं, वो होता क्या है। तो एक इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि प्लेटू एक टेबल लैंड होता है, एक एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड होता है जिसका टॉप जो है वो फ्लैट होता है, पहाड़ की तरह नहीं होता है कोनिकल, बल्कि फ्लैट टॉप होता है। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेटू को हम मेनली दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा सेंट्रल हाईलैंड्स का, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होगा वो कहलाएगा डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो ये कैसे डिवाइड हो रहे हैं ये दो पार्ट, तो ये जो डिवाइड हो रहे हैं वो हो रहे हैं नर्मदा रिवर के कारण। तो नर्मदा रिवर एक रिफ्ट वैली में बहता है, वहाँ पे एक फॉल्ट मौजूद है। ठीक है, तो वो फॉल्ट जो है वो डिवाइड करता है सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू को। ठीक है, बीच में गैप है। तो नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर आप चले जाएंगे तो उसे कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स, और अगर उसी के साउथ में देखेंगे तो जो पेनिनसुलर प्लेटू का प्लाट है वो कहलाएगा डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो चलिए मैप पे देख लेते हैं ये दोनों में ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो नर्मदा रिवर सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं ये मेजर महाराष्ट्र में बहता है। ठीक है, और गुजरात में कुछ पार्ट बहता है इसका, तो ये एक रिफ्ट वैली में बहता है। ठीक है, तो इसके नॉर्थ में जो हम देख रहे हैं ये पार्ट वो हो जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, इसके अगर साउथ में जाए तो जो बचा हुआ पेनिनसुलर प्लेटू का रीजन है वो हो जाता है डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट अप करेंगे सेंट्रल हाईलैंड से। ठीक है, इन दोनों के बीच कौन सा रिवर बहता है? नर्मदा। ये आपको याद रखना है कभी भी, और नर्मदा एक रिफ्ट वैली में बहता है, आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, विच रिवर फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली, तो नर्मदा होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंट्रल हाईलैंड्स को। सेंट्रल हाईलैंड्स में हम पहले इसका कुछ फीचर्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है, इसके बाउंड्रीज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसका पहला फीचर हो जाएगा कि ये जो वाइडर इन द वेस्ट है और फिर धीरे धीरे पतला होते जाता है ईस्ट में जाएंगे आप। तो आपने अगर मैप में ठीक से ध्यान दिया होगा तो आपको ये साफ नजर आएगा। ठीक है, तो वेस्ट में हम देखेंगे तो ये काफ़ी चौड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, और जैसे जैसे आप ईस्ट में जा रहे हैं ये पतला होते जा रहा है। ठीक है, और फाइनली जो इसका ईस्टर्न पार्ट है वो बहुत ही पतला है। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक तरह से कह सकते हैं एक फीचर जो आप याद रख सकते हैं। अब चलिए जो देखते हैं इसका जो एक्सटेंट यानी बाउंड्री इसका कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्थ वेस्ट में अगर देखें तो नॉर्थ वेस्ट में आप देख सकते हैं कि माउंटेन रेंजेस जो अरावलीज हैं वो एक्सटेंड करते हैं, और वो इसका बाउंड्री एक तरह से है, वहीं पे जाके खत्म होता है। ठीक है, तो अरावलीज के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था माउंटेन्स जब हम पढ़ रहे थे माउंटेन्स ऑफ इंडिया की। ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स होता है, बहुत ही पुराना माउंटेन्स है, एक टाइम पे काफ़ी ऊंचा होता था, लेकिन अब ये बहुत ही डेनुडेशन के कारण, इरोजन के कारण बहुत ही कम ऊंचा का माउंटेन रह चुका है। ठीक है, तो अरावली हिल्स इसका नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री होगा। अगर साउथ में हम बात करें तो इसका सदर्न बाउंड्री जो होगा वो होगा विंध्या रेंज। ठीक है, तो नर्मदा के अगर आप ठीक नॉर्थ में चले जाएं तो विंध्या रेंज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और नर्मदा के आप साउथ में जाएं तो सतपुरा रेंज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका सदर्न बाउंड्री जो होगा वो होगा विंध्या रेंज। ठीक है, अब अगर हम इसका ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट की बात करें अगर, तो हमने नॉर्थ वेस्ट देख लिया और साउथ देख लिया, तो ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट की अगर बात करें तो वो होता है छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, ये जो पतला सा आप रीजन देख रहे हैं ये झारखंड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू, और कुछ पार्ट इसका जो पेनिनसुलर प्लेटू यानी सेंट्रल हाईलैंड्स का कुछ पार्ट बिहार तक जाता है, वो राजमहल हिल्स कहलाता है। ठीक है, वहाँ पे जो राजमहल हिल्स है वो कह सकते हैं एक फाइनल एंड है सेंट्रल हाईलैंड्स का। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेटू इन झारखंड और राजमहल हिल्स इन बिहार एक तरह से कह सकते हैं एंड पॉइंट है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है सेंट्रल हाईलैंड्स का मेन पार्ट का। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें ये पार्ट जो इसका मेजर पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स का, इसे कहते हैं मालवा प्लेटू। ठीक है, मालवा प्लेटू एक बहुत ही फेमस प्लेटू है। ठीक है, मध्य प्रदेश में इसका मेजर पार्ट एग्जिस्ट करता है, और मालवा प्लेटू ही सेंट्रल हाईलैंड्स का एक मेजर पार्ट है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे अगर इसके ईस्ट जाएं तो इसे डिफरेंट नाम दिए गए डिफरेंट रीजन में। तो ये पार्ट जो होता है ये अगर ईस्ट थोड़ा जाते हैं मालवा के तो कहलाता है बुंदेलखंड। आपने इसका नाम सुना होगा, बुंदेलखंड इस रीजन को कहा जाता है। ठीक है, अब अगर इसके और फर्दर ईस्ट हम जाएं, ठीक है, तो वो कहा जाता है बघेलखंड। ठीक है, तो हमने देखा अभी जो डिफरेंट
एक तरह से कह सकते हैं नाम दिए गए हैं सेंट्रल हाईलैंड्स को डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। स्टार्ट होता है रावली हिल से, फिर मालवा प्लेटू आता है, फिर बुंदेलखंड, फिर बघेलखंड, और फिर छोटा नागपुर प्लेटू जो झारखंड में है, वहाँ पे जाके ये एक तरह से फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो इसे अगर सिंपल भाषा में अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें एकदम, तो अरावली हिल्स इसका नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंट है, साउथ वेस्ट एक्सटेंट है विंध्यास, और जो ईस्टर्न एक्सटेंट है वो हो जाता है छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, तो हम इसे यहाँ पे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एक और प्लेटू के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स का ही एक्सटेंट माना जाता है। ठीक है, और वो प्लेटू कौन सा है? वो प्लेटू है मेघालय प्लेटू और कर्बी एंगलोंग प्लेटू। ठीक है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। ठीक है, मेघालय प्लेटू कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? मेघालय में एग्जिस्ट करेगा, और जो कर्बी एंगलोंग प्लेटू है वो भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी दूर है। ठीक है, ये पार्ट जो है इसकी हम बात कर रहे हैं, मेघालय और कर्बी एंगलोंग प्लेटू, और ये काफ़ी दूर है, लेकिन ये माना जाता है कि सेंट्रल हाईलैंड्स का ही पार्ट है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक गैप है जो कि एक फॉल्ट लाइन के कारण क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं छोटा नागपुर प्लेटू और मेघालय प्लेटू के बीच में एक गैप है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है राजमहल, गारो राजमहल गैप। ठीक है, तो गारो राजमहल गैप क्यों कहा जाता है इसे? तो राजमहल हिल्स हमने पढ़ा था बिहार में है, और मेघालय प्लेटू में ही एग्जिस्ट करता है 3 हिल्स जिसके बारे में हमने माउंटेन्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, तो गारो हिल्स और राजमहल हिल्स के बीच में जो मेजर पार्ट ऑफ गैप है जो कि मेनली बांग्लादेश में बहता है, बांग्लादेश में पड़ता है, उसे कहा जाता है गारो राजमहल गैप। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये बहुत ही चौड़ा फॉल्ट लाइन है, और यहाँ पे गंगा रिवर भी ने भी इसे एक तरह से प्लेन बना दिया है। ठीक है, इसलिए काफ़ी बड़ा गैप है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? गारो राजमहल गैप। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक तरह से ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट छोटा नागपुर प्लेटू ना होकर मेघालय और कर्बी एंगलोंग प्लेटू होगा इसका। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी एक फॉल्ट आ जा रहा है और उसके बाद फिर एग्जिस्ट कर रहा है मेघालय एंड कर्बी एंगलोंग प्लेटू। ठीक है, तो ये तो हो गया सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया, और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसका एक्सटेंट पढ़ा, इसका बाउंड्री पढ़ा, और पढ़ा मेघालय और कर्बी एंगलोंग प्लेटू के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ रिवर्स को देख लेते हैं जो फ्लो करते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स में। तो वो रिवर्स हैं चंबल, सिंध, बेटवा और केन। ठीक है, तो ये चारों रिवर ऑलमोस्ट पैरेलल है, जो कि इस डायरेक्शन में बहते हैं। आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये बहते हैं। ठीक है, तो इनका बहना जो है वो स्लोप दिखाता है इस एरिया में जो एग्जिस्ट करता है। तो स्लोप किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ज़्यादा ऊंचा है साउथ वेस्ट में, और ये धीरे धीरे ढलकते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने पढ़ लिया सेंट्रल हाईलैंड्स को। अब स्टार्ट करते हैं डेक्कन प्लेटू को। तो डेक्कन प्लेटू कहाँ से स्टार्ट होता है? इसका जो नॉर्दर्न बाउंड्री होगा वो होगा सतपुरा रेंज। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा नर्मदा के नॉर्थ में विंध्या रेंज एग्जिस्ट करता है, नर्मदा के साउथ में सतपुरा रेंज एग्जिस्ट करता है। तो सतपुरा रेंज से ही स्टार्ट होता है डेक्कन प्लेटू। ठीक है, अगर हम बात करें सतपुरा रेंज की, तो सतपुरा रेंज के ईस्ट में भी और कई सारे डिफरेंट हिल रेंजेस हैं छोटे छोटे। ठीक है, जिनका नाम भी आप याद रख सकते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन पे भी क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। ठीक है, कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? तो मध्य प्रदेश स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो ईस्ट ऑफ सतपुरा बहुत सारे रेंजेस जो है, हिल रेंजेस आप याद करिए। सबसे पहला जो रेंज आएगा वो आएगा महादेव हिल्स। ठीक है, और सेकंड जो रेंज आएगा वो होगा कैमूर हिल्स। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे रेंज आते हैं, जैसे मैकाल हिल्स आता है। ठीक है, तो ये मेन 3 रेंजेस आप याद रखिए। ठीक है, महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स और मैकाल हिल्स। इसके अलावा भी कई हिल रेंजेस होते हैं। ठीक है, लेकिन आप उन्हें याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है। टोटल 7 हिल रेंजेस है यहाँ पर, आप बस 3 याद रखिए, महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, मैकाल हिल्स। ठीक है, एक और पॉइंट आप याद रखने की कोशिश करिए कि विंध्या और सतपुरा रेंज जो है वो मीट कहाँ पे करते हैं? वो मैकाल हिल्स में जाके मीट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप अगर याद रखना चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये तो हो गया नॉर्थन एक्सटेंट, अब अगर इसका ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सटेंट देखें डेक्कन प्लेटू का, तो वेस्ट में है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, और ईस्ट में है ईस्टर्न घाट्स, और सदर्न में ये जो जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं वो है नीलगिरी हिल्स, और केरला में कार्डमम हिल्स और अन्नामलाई हिल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट हिल्स हैं इनसे घिरा हुआ है हमारा डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्थ में हमने पढ़ा सतपुरा रेंजेस। ठीक है, जो कि नर्मदा के ठीक साउथ में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पैरेलल टू एक तरह से कह सकते हैं विंध्या रेंजेस सतपुरा रेंज होता है।
तो ये नॉर्दर्न एक्सटेंट हो जाएगा डेक्कन प्लेटू का, ठीक है। उसके बाद हमने बगल में उसके पढ़ा कि डिफरेंट हिल रेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स, कैमूर हिल्स, ठीक है। इनके नाम भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एक बार यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट हिल रेंजेस पूछे थे और पूछे थे कि इनमें से कौन कौन से किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स, कैमूर हिल्स ये सारे थे। इसके अलावा मिकीर हिल्स जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में वो भी था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसका वेस्टर्न एक्सटेंट होगा वो क्या होगा, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट जो होगा, बाउंड्री होगा वो वेस्टर्न घाट्स होगा। ईस्टर्न बाउंड्री जो होगा वो होगा ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स। इनके बारे में भी डिटेल में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है मेजर, ठीक है। इसके बाद इसका सदर्न जो मिलता है ये नीलगिरी हिल्स में मिलता है, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करता है एक तरह से बाउंड्री पे, कर्नाटका और तमिलनाडु के बाउंड्री पे आपको एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो डिफरेंस है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में, मेजर जो डिफरेंस है, और इसके अलावा हम कुछ पासेस के बारे में भी पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में मेजर ये डिफरेंस है कि वेस्टर्न घाट्स जो है वो ज़्यादा ऊंचे होते हैं, ज़्यादा कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्रीज भी कहा जाता है, ठीक है, लोकली इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो सह्याद्रीज कभी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वेस्टर्न घाट्स ही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है। तो वेस्टर्न घाट्स मैंने जैसे बताया कि ज़्यादा ऊंचे होते हैं, ठीक है, ईस्टर्न घाट्स से, और वो काफ़ी कंटिन्यूअस भी होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब वो बीच बीच में टूटे हुए नहीं रहेंगे, कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस रहेंगे, और उनको सिर्फ पासेज से ही क्रॉस किया जा सकेगा। अगर आपको क्रॉस करना है वेस्टर्न घाट्स को तो जो डिफरेंट पासेज रहेंगे उन्हीं के बीच से आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट पासेज हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं, ठीक है, थलघट, भोरघट और पलघट, ठीक है। तो इनके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट को जोड़ते हैं। तो थलघट और भोरघट जो है ये महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और ये मुंबई को जोड़ते हैं। तो थलघट जो है वो जोड़ता है मुंबई और पुणे को, ठीक है, और भोरघट जो जोड़ता है वो होता है मुंबई और नासिक को, ठीक है। आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, और ये दोनों महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करते हैं। पलघट जो है ये साउथ में आपको एकदम मिलेगा, जो कि केरला में आपको मिलेगा, ठीक है, और ये पलक्कड़ और कोयम्बटूर को जोड़ते हैं, ठीक है। तो थलघट और भोरघट एग्जिस्ट करते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, और एक तरह से महाराष्ट्र के ही डिफरेंट रीजन को जोड़ रहे हैं। और पलघट जो है वो एक तरह से केरला में एग्जिस्ट करता है और केरला और तमिलनाडु के डिफरेंट रीजन को जोड़ता है, ठीक है। तो ये हो गए डिफरेंट पासेस, आप याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए इनके नाम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जिस्ट करते हैं कहाँ, वेस्टर्न घाट्स में। तो वेस्टर्न घाट्स में ही हमें पासेस की जरूरत भी है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कंटिन्यूअस रेंजेस है, ठीक है। चलिए अब वेस्टर्न घाट्स का भी डिफरेंट नाम दिया गया डिफरेंट रेंजेस को, तो वो देख लेते हैं डिफरेंट रीजन में। तो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स को जनरली सह्याद्री बोला जाता है, ठीक है। उसके अगर और हम साउथ में जाएं तो अगर हम आते हैं कर्नाटका में, तो कर्नाटका में इसे बोला जाता है नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो नीलगिरी हिल्स एक्चुअली पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स ही है, ठीक है, तो लोकली वो नीलगिरी हिल्स से जाना जाता है। और साउथ में जाएं तो जो कार्डमम हिल्स और अन्नमलाई हिल्स है वो भी जो केरला में एग्जिस्ट करते हैं वो भी पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स ही है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वेस्टर्न घाट्स डिफरेंट है और ये सारे हिल्स डिफरेंट है, एक्चुअली ये पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स ही है, ठीक है। तो लोकली इनका डिफरेंट नाम दिया गया डिफरेंट लोकेशंस में। चलिए तो अब ये हो गया वेस्टर्न घाट्स। अब पढ़ते हैं ईस्टर्न घाट्स को। तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में मेजर डिफरेंस यही था कि ईस्टर्न घाट्स जो है वो काफ़ी कम ऊंचे होते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही इरेगुलर होता है, बीच बीच में काफ़ी टूटे हुए रहेंगे, कहीं हिल्स रहेंगे कहीं नहीं रहेंगे, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स का जो एवरेज हाइट है वो करीब 1500 मीटर है, और जो ईस्टर्न घाट्स का है वो 600 से 900 के बीच में ही रहता है, ठीक है। तो काफ़ी नीचा है एक तरह से कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब मैनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, यानी जो वेस्टर्न घाट्स में एक तरह से कह सकते हैं ओरिजिनेट करते हैं रिवर, फ्लो करते करते वो ईस्टर्न घाट्स की तरफ आते हैं, ठीक है। तो स्लोप हमें दिख रहा है कि वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है। तो जो डिफरेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है, और ये क्या करता है एक तरह से डेन्यूड करता है और जो एक तरह डाइसेक्ट कर देता है ईस्टर्न घाट्स को। इसी के कारण ईस्टर्न घाट्स जो है वो काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं टूटे हुए हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कुछ हिल रेंजेस अगर आप याद रखना चाहें ईस्टर्न घाट्स के, तो वेलिकोंडा होता है, नल्लमलाई हिल्स होता है, महेंद्रगिरी हिल्स होता है, ठीक है, जवादी हिल्स होता है, ठीक है। तो आप याद रखना चाहते हो याद रख सकते हो, उतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। आप याद रखिए कि बस वेस्टर्न घाट्स जो है ज़्यादा ऊंचे होते हैं, वहाँ पे रेनफॉल भी वेस्टर्न घाट्स में आपको ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मॉनसून जो आता है वो वेस्ट
टू ईस्ट आता है, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून होता है। और जब वो वेस्टर्न घाट्स को हिट करता है तो वेस्टर्न घाट्स काफ़ी ऊंचे हैं, तो उनके विंडवर्ड साइड में, यानी जो उसका जिस साइड मानसून आ रहा है उस साइड में वो रेनफॉल काफ़ी देगा, और इसके कारण वेस्टर्न घाट्स में आपको डेंस फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है, काफ़ी रेनफॉल होती है वहाँ पे। और वहीं ईस्टर्न घाट्स में उतना रेनफॉल नहीं होगा, क्योंकि वो जो मानसून आ रहा है वो अपना मैक्सिमम पानी तो पहले ही छोड़ चुका है वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है, और ईस्टर्न घाट्स में इसलिए रेनफॉल भी थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पढ़ लिया है अपने पेनिनसुलर प्लेटू को अच्छे से। इसमें हमने देखा जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उसमें कौन कौन से प्लेटूज डिफरेंट आते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि नर्मदा रिवर डिवाइड करता है सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू को। उसके अलावा एक फॉल्ट जो है, जो कि कहा जाता है गारो राजमहल गैप, वो सेंट्रल हाईलैंड्स में छोटा नागपुर प्लेटू और राजमहल प्लेटू को, राजमहल हिल्स को डिवाइड करता है कर्बी एंग्लोंग और मेघालय प्लेटू से, ठीक है। इसके अलावा हमने डेक्कन प्लेटू में भी ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में डिफरेंसेस देखे और सतपुरा रेंज को भी देखा। तो चलिए इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू को, और नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए जितने फिजिकल फीचर्स है, जैसे कि कोस्टल प्लेन्स हो गया, आइलैंड ग्रुप्स हो गया, और डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट को भी पढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ चैप्टर फिनिश करते हैं।